नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आज दी इनसाइड स्टोरी की खास पेशकश आप देखेंगे कटप्पा। कटप्पा वो फिल्मी किरदार जिसे विश्वासघात और गद्दारी के प्रतीक के तौर पर चित्रित किया गया। आज महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक की राजनीति में इसी कटप्पा की एंट्री हो चुकी है। दरअसल राजनीति में किसी जमाने में भाई भतीजावाद बदनाम हुआ करता था, लेकिन अब चर्चा हो रही है चाचा भतीजे की। तो राजनीति का जो ये चाचा भतीजा काल है, कैसे ये रिश्तों की परतें उधेड़ रहा है, आज इस खास पेशकश में बात इसी की होगी। दस जून 2023 मुंबई। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी थी। मंच सजा हुआ था। हॉल में शरद पवार समेत एनसीपी के तमाम दिग्गज मौजूद थे। मंच के ठीक पीछे पार्टी का बड़ा पोस्टर लगा था। पोस्टर में 3 तस्वीरें थी। शरद पवार की बड़ी सी तस्वीर, फिर प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर और तीसरी तस्वीर थी सुप्रिया सुले की। शरद पवार के बाद पार्टी में सबसे मजबूत माने जाने वाले अजीत पवार पोस्टर से गायब थे। पहली बार था जब पार्टी के बड़े कार्यक्रम के पोस्टर पर अजीत पवार को जगह नहीं मिली थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। मंच पर नेताओं के बैठने की जो व्यवस्था थी, उसमें बीच की कुर्सी शरद पवार की थी। उनकी बाईं तरफ प्रफुल्ल पटेल बैठे थे, दाहिनी तरफ छगन भुजबल थे और बाईं तरफ आखिर में बैठे थे अजित पवार। ऐसा लग रहा था कि पोस्टर और मंच पर बैठने की व्यवस्था से अजित पवार खुश नहीं है। जब शरद पवार मंच से पार्टी की नीति और रणनीति पर बोल रहे थे, ठीक उसी वक्त कोने में बैठे अजित पवार पानी की बोतल से खेल रहे थे, मानो अजित पवार पानी की बोतल पर अपनी खींच उतार रहे हों। अजित पवार की बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि उन्हें ये अरेंजमेंट अपमानजनक लगा, लेकिन राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले शरद पवार भतीजे को नजरअंदाज करके पार्टी में उत्तराधिकारी वाला गेम सेट कर चुके थे। लेकिन जवाब में अजित पवार ने उसके बाद जो किया, ऐसा शरद पवार ने सपने में भी शायद कभी नहीं सोचा होगा। अजीत पवार न सिर्फ अपने चाचा शरद पवार की पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ जा मिले, बल्कि उन्होंने शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। अजीत दादा संघर्ष करो। 5 जुलाई 2023 एमईटी परिसर मुंबई। वो तारीख और वो जगह जब शक्ति प्रदर्शन करके अजीत पवार ने अपने ही चाचा शरद पवार को नंबर गेम में पछाड़ दिया। एनसीपी के ज्यादातर विधायकों को अपने पाले में कर लिया और भरी सभा में पवार से कह गए कि चाचा अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ है। अजीत पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। सहमति नहीं हो तो बातचीत से हल निकालना चाहिए। अजीत की बात सुनकर अफसोस हुआ। गलती सुधारना हमारा काम है। आपने गलती की है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। अजित पवार और शरद पवार के इन तेवरों ने एनसीपी के भीतर चल रहे दबदबे की जंग को और सुलगा दिया। शरद पवार भले ही नंबर गेम में भतीजे अजीत पवार से पिछड़ गए हो, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। अब चाचा भतीजे के बीच का ये झगड़ा महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच चुका है। शरद पवार अपने बचे खुचे कुनबे के साथ दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग करने में व्यस्त हैं। कभी एनसीपी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग तो कभी वकीलों की टीम के साथ मीटिंग। लेकिन अजित पवार खेमे ने शरद पवार के घर कार्यकारिणी की बैठक पर सवाल उठा दिए। अजित पवार खेमे का कहना है कि पवार के घर पार्टी की मीटिंग गैर कानूनी है। अजित पवार ने कहा कि शरद पवार को कार्यकारिणी की बैठक लेने का कोई अधिकार नहीं है। अजीत खेमे का दावा है कि अब असली एनसीपी वही है, क्योंकि उनके पास ज्यादा विधायक हैं। देखो, मेरे ख्याल से 43-45 कुछ लोग जो है सही मायने में जो है कुछ अभी भी प्रदेश में हैं, कुछ लोग बीमार भी थे। कोई चिंता की कानून से कोई अड़ंगा निर्माण होगा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एनसीपी के भीतर तख्ता पलट से दोनों खेमों में कड़वाहट किस कदर गहरा गई है, उसकी बानगी इस पोस्टर में दिखती है, जो कि दिल्ली में एनसीपी के दफ्तर के बाहर लगे हैं। एनसीपी में 2 गुट सामने आ चुके हैं। एक शरद पवार का गुट है तो दूसरा है अजीत पवार का गुट। लेकिन इस सबके बीच में बयान तो चल ही रहे हैं। कुछ इस तरीके के होर्डिंग्स भी सामने आने लगे हैं, जहां पर #गद्दार लिखा हुआ है। हमारे साथ में सोनिया दुहन है, जो कि
राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनसीपी। होर्डिंग लगा हुआ है, काफी दिलचस्प है। कटप्पा बाहुबली का एक आइकॉनिक फिल्म थी जिसको लेकर के कई तरह के सवाल थे। गद्दार कौन है? गद्दार वो सब लोग हैं जिनको पवार साहब ने एक बच्चे की तरह, एक फैमिली की तरह बड़ा किया, नाम दिया, शोहरत दी, उतना बड़ा लीडर बनाया। वो आप बड़े चेहरे करते हैं, उसको बड़ा बनाया किसने? शरद पवार ने। तो शरद पवार समर्थकों ने अजित पवार और उनके साथ आए नेताओं को फिल्मी कटप्पा बना दिया। वैसे राजनीति में अब तक भाई भतीजावाद की बड़ी चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई भतीजावाद को चाचा भतीजा वाली सीरीज ने मात दे दी है। इस बवाल के बीच कांग्रेस अपने लिए आपदा में अवसर तलाशती दिख रही है। कांग्रेस अब महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा ठोकने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण बोले, शायद एनसीपी में शरद पवार की लीडरशिप में ही कुछ कमी रह गई। ये जो कड़वाहट दिखाती है कि इतने साल से जो कड़वाहट चल रही थी, अब हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हों। शायद उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था, तो वो उनकी अंदरूनी बातें में और पर्टिकुलरली फैमिली डिस्प्यूट में तो जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। बहुत दुख लगा मुझे कि इतने साल से ये सब लोगों को उन्होंने बिल्कुल जमीन से उठा के ऊपर इतना बड़ा नेता बनाया था, अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई का ये दूसरा एपिसोड है। इससे पहले साल 2005 में राज ठाकरे ने अपने चाचा बाल ठाकरे के एक फैसले से शिवसेना छोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली थी। बाल ठाकरे ने अपने भतीजे राज ठाकरे की बजाय अपने बेटे उद्धव ठाकरे को तवज्जो दी, तो शरद पवार ने भी भतीजे अजीत पवार की बजाय अपनी बेटी सुप्रिया सुले को प्राथमिकता दी। दोनों चाचा भतीजों में फर्क इतना है कि शिवसेना छोड़ने और नई पार्टी बनाने के बाद जहां राज ठाकरे ने कभी भी अपने चाचा बाल ठाकरे के खिलाफ कोई कड़वी बात नहीं कही, वहीं अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़ने के बाद अजित पवार ने आरोपों की झड़ी लगा दी। महाराष्ट्राला खोटं बोलणार नाही, खोटं बोललो तर पवारांची औलाद सांगणार नाही। 2017 पुन्हा प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, अजित पवार तिथं आमदार, बाकीचे सगळे, त्यावेळेस वर्षा बंगल्यावर चर्चा झाली। वरिष्ठांनी सांगितलं, माझ्याकडनं मी, जयंत पाटील म्हणजे राष्ट्रवादीकडनं, सुनील तटकरे आणि अजून एक कोणतरी होतं, चौथं मला आता आठवत नाही, का भुजबळ साहेब होते, त्याच्यामध्ये समोरनं सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस म्हणले, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप असं सरकार राहील। आपल्या वरिष्ठांना ते मंजूर नव्हतं, ते म्हणले शिवसेना चालत नाही आम्हाला, शिवसेना जातीवादी है। पोस्टर्स में कटप्पा की एंट्री के बाद चाचा भतीजा की ये लड़ाई आगे क्या गुल खिलाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन चाचा भतीजे का एक चैप्टर पाटलिपुत्र में भी खुला हुआ है। आखिर वहां क्या चल रहा है, बताएंगे आगे। शरद पवार के समर्थक अजीत पवार को कटप्पा बता रहे हैं, तो अजीत पवार ने इशारों में शरद पवार को उनकी उम्र का हवाला देते हुए संन्यास लेने की सलाह दे दी है। तो ये तो महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की जंग की बात हुई। एक ऐसा ही सियासी चैप्टर चाचा भतीजे का बिहार में भी देखने को मिल रहा है। रामविलास पासवान के परिवार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर चाचा और भतीजे के बीच की लड़ाई अब सामने आ चुकी है खुलकर। और आप जानते हैं, दरअसल इस कुरुक्षेत्र का मैदान बन रहा है हाजीपुर, वो हाजीपुर जहां से रामविलास पासवान किसी जमाने में रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। मार्च 2019 लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय किए जा रहे थे। बिहार में एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी की मुखिया रामविलास पासवान के सामने बड़ा सवाल था। रामविलास पासवान के सामने एक सवाल था कि हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा। हाजीपुर यानी वो सीट जो 1977 के बाद से रामविलास पासवान का गढ़ था। अपने गढ़ में पासवान किसे उम्मीदवार बनाएंगे, इस पर विरोधियों के साथ साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट की भी नजर थी। 2014 में हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान चुनाव जीते थे, लेकिन बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा जाना था। ऐसे में सवाल यह था कि हाजीपुर से कौन लोकसभा चुनाव लड़ेगा। रामविलास पासवान हाजीपुर से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। कौन हाजीपुर में रामविलास पासवान की सियासत को आगे बढ़ाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर दो चेहरों पर टिकी हुई थी।
रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। 2014 में चिराग पासवान जमुई से सांसद चुने गए थे, इसलिए हाजीपुर से उनके चुनाव लड़ने पर संदेह था। पासवान हाजीपुर सीट किसी दूसरे शख्स को नहीं देना चाहते थे और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रीना पासवान यहां से उम्मीदवार बनेंगी। लेकिन जब एलजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो हाजीपुर से उम्मीदवार बनाए गए पशुपति पारस। रामविलास पासवान ने अपने गढ़ हाजीपुर से अपने छोटे भाई को उम्मीदवार बनाया था। 4 साल बाद अब तस्वीर बदल गई है। रामविलास के निधन को लगभग अब 3 साल होने को है। अब रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत की लड़ाई सड़क पे आ गई है और इस लड़ाई का केंद्र बना है हाजीपुर। 4 जून 2023, हाजीपुर, बिहार। हाजीपुर की जमीन से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जो कहा, पहले वो सुनो। परिवार में कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए परिवार को तोड़ने का काम किया, पार्टी को तोड़ने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों ने मुझे, मेरे परिवार को संभालने का काम किया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं। चिराग पासवान अब अपने पिता की राजनीतिक विरासत को पुख्ता करने के लिए हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावा पेश कर रहे हैं। आखिर चिराग जमुई सीट को छोड़कर हाजीपुर सीट से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसे समझने के लिए हाजीपुर सीट और इससे पासवान परिवार के कनेक्शन को समझना होगा। 1977 में पहली बार रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे। तब जनता पार्टी के टिकट पर रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव जीते। 1980, 1989, 1996, 1998 में भी पासवान हाजीपुर से चुनाव जीते। 1999, 2004 और 2014 में भी रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से ही लोकसभा पहुंचे। 1984 और 2009 इन 2 चुनावों में रामविलास पासवान की हाजीपुर सीट से हार हुई। यानी हाजीपुर सीट से पासवान 10 में से 8 चुनाव जीते। इतना ही नहीं, 2 चुनाव तो रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड मतों से जीते थे। इसलिए अब चिराग इस सीट से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। हाजीपुर मेरी धरती है, हाजीपुर मेरी माँ है, हाजीपुर का अंश हूँ मैं, मेरे पिता का अंश हूँ, इस नाते मैं भी हाजीपुर का अंश हूँ, हाजीपुर का बेटा हूँ। तो हाजीपुर की सीट अब पासवान परिवार की विरासत वाली जंग में कुरुक्षेत्र बन गई है। एक तरफ पशुपति पारस हैं जो कह रहे हैं कि रामविलास पासवान ने जीते जी उन्हें हाजीपुर से अपना सियासी वारिस बनाया था। दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं जो रामविलास पासवान के खून का हवाला देकर हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं। वीडियो में भी हम यही कह रहे थे कि मैं चाहता था कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़े, तो जरूर हाजीपुर मेरे पिता के लिए सब कुछ रहा, उनकी पहचान रहा, उनके वजूद का हिस्सा रहा, तो ऐसे में उनके जाने के बाद हाजीपुर को मैं छोड़ ही नहीं सकता। रामविलास पासवान की जयंती के बहाने चिराग हाजीपुर में एक्टिव हो गए। चुनावी जंग में अब चिराग अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी में। पासवान परिवार में चाचा भतीजे की ये लड़ाई सिर्फ हाजीपुर तक ही नहीं है। ये लड़ाई बिहार के पासवान वोटर्स और रामविलास पासवान की विरासत की है। इस सियासी जंग की पटकथा साल 2020 में लिखी गई थी। साल 2020 यानी वो साल जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। नीतीश से नाराज चिराग पासवान ने तब अचानक ही एनडीए का साथ छोड़ दिया और बिहार की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब एलजेपी का सितारा डूब चुका था। इसके बाद पार्टी में भी कलह तेजी से बढ़ी। आखिरकार जून 2021 में पशुपति पारस के नेतृत्व में एलजेपी के 5 सांसदों ने दावा किया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पद से हटा दिया गया है। इन 5 सांसदों ने पशुपति पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। पार्टी और सिंबल को लेकर लड़ाई चुनाव आयोग पहुंची। चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2021 में विवाद के चलते पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर दिया। चिराग पासवान गुट को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के रूप में नया नाम मिला। पशुपति पारस के नेतृत्व वाले गुट को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम मिला। परिवार और पार्टी में बंटवारे के बाद चिराग पासवान पहले एनडीए फिर कैबिनेट से बाहर हो गए
और उनकी जगह कैबिनेट में पशुपति पारस की एंट्री। उन्हीं को बुला के कहीं पारस तुम ही जीत सकते हो हाजीपुर, दूसरा कोई नहीं जीत सकता। फिर भारत सरकार को मंत्री बने संजोग से मैं असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान के कम में। अब लोकसभा चुनाव सामने है। नीतीश के एनडीए छोड़ने के बाद बिहार में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। चर्चा है कि चिराग की एनडीए और सरकार दोनों में वापसी होगी। हाजीपुर की जनता आज की भी तारीख में आपकी उम्मीद लगाकर बैठी है, आपके इंतजार में बैठी है। पापा कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता था जब हाजीपुर नहीं जाते थे। उत्तराधिकारी सिर्फ कहने से नहीं होता, आपको उनके पग चिन्हों पर चलना होगा। अगर ऐसा करते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे में चिराग चाचा पशुपति पारस से हिसाब चुकता करने के मूड में। लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन चिराग ने हाजीपुर से लड़ने का ऐलान कर दिया है। साफ है, अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो 2024 में हाजीपुर की जमीन रामविलास पासवान की विरासत के नाम पर चिराग और पशुपति पारस की सियासी जंग की गवाह बनेगी। पाटलिपुत्र की जमीन चाचा भतीजे की एक और जंग का गवाह बन रही है। ये लड़ाई बताई जा रही है चाचा नीतीश कुमार और भतीजे तेजस्वी यादव के बीच। दरअसल ये मामला बड़ा दिलचस्प है। एक और हैं नीतीश कुमार के पसंदीदा अफसर माने जाने वाले के पाठक, और दूसरी तरफ हैं तेजस्वी यादव के खास माने जाने वाले मंत्री चंद्रशेखर। लड़ाई तो मंत्री जी और उनके अफसर के बीच की बताई जा रही है, लेकिन अगर इसकी पृष्ठभूमि में आप देखें तो नेपथ्य में चाचा और भतीजे के बीच की करवाहट बताई जा रही है। फरवरी 2023, पटना, बिहार। नीतीश सरकार के एक सीनियर आईएएस अफसर का मीटिंग में अपने जूनियर अफसरों को भद्दी भद्दी गालियां देने का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। अब मैं अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो कागज पे, इनकी ऐसी गति कर, कल जरा भेजो इसको मेरे को। इस वीडियो में दिख रहे वो अफसर हैं बिहार एक्साइज डिपार्टमेंट के सचिव के पाठक, जिन्हें कुछ लोग हद से ज्यादा जिद्दी और जुनूनी अफसर तक कहते हैं। कुछ लोग दबंग कहते हैं, लेकिन वो नीतीश की आंखों का तारा माने जाते हैं, क्योंकि के पाठक की छवि एक सख्त प्रशासक की मानी जाती है। इन्हीं के पाठक को नीतीश कुमार ने जब शिक्षा विभाग को टाइट करने का जिम्मा सौंपा, तो के पाठक का वो जिद्दीपन गठबंधन सरकार के दो प्रमुख दलों आरजेडी और जेडीयू के बीच तनातनी की वजह बन गया। बिहार के इस वाले एपिसोड में भी चाचा और भतीजे का किस्सा है। चाचा यानी नीतीश कुमार के फेवरेट अफसर ने भतीजे यानी तेजस्वी यादव के मंत्री का पारा चढ़ा दिया। इस विवाद के दो अहम किरदार, एक है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जो आरजेडी कोटे से आते हैं, दूसरे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जो नीतीश कुमार के भरोसेमंद आईएएस अधिकारियों में से एक है। इन्हीं दोनों किरदारों के बीच छिड़ी है जंग। बिहार के तेज तर्रार सीनियर आईएएस माने जाने वाले के पाठक को नीतीश कुमार ने पिछले महीने यानी जून में शिक्षा विभाग में कार्यशैली सुधारने के लिए भेजा। के पाठक को शिक्षा विभाग में बतौर अपर मुख्य सचिव तैनात किया गया। के पाठक ने मोर्चा संभालते ही शिक्षा विभाग में कई ताबड़तोड़ फैसले भी लिए। कभी उन्होंने स्कूल का औचक निरीक्षण कर टीचर्स का वेतन रोकने का आदेश दिया, तो कभी कर्मचारियों को जीन्स टी शर्ट पहनकर ऑफिस पहुंचने पर रोक लगा। नीतीश कुमार ने भले ही के पाठक को शिक्षा विभाग की कार्यशैली सुधारने के लिए भेजा, लेकिन महज कुछ ही दिनों में उनके एक्शन से आरजेडी और जेडीयू के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। क्योंकि के पाठक ने जैसे ही विभाग के नट बोल्ट कसने शुरू किए, वैसे ही वो विभाग के मंत्री चंद्रशेखर के निशाने पर आ गए और अब एक नया घमासान शुरू हो गया है। बात सीधी है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से नाराज हो गए और इस नाराजगी पर मोहर लगाती है मंत्री की तरफ से के पाठक को भेजा गया वो येलो लेटर, जो इस लड़ाई का सबसे बड़ा सूत्रधार है। अपने विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज होकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नीतीश के चहेते अफसर के पाठक को पीट पत्र भेजा है। पीट पत्र में लिखा है कि विभाग के अधिकारी नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहे। इस पीट पत्र में और भी कई बातें हैं जो बिना नाम लिए के पाठक को निशाने पर लेकर कही गई है। सरकारी भाषा में पीट पत्र को येलो पेपर कहा जाता है। आमतौर पर विभाग के अधिकारी मंत्री की हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं होते, लेकिन अगर कोई निर्देश येलो पेपर के जरिए आता है तो उसे मानने की बाध्यता होती है। यानी इस पीट पत्र से साफ है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस कोशिश में है कि अफसर के पाठक उनकी बात जरूर माने।
विभाग में चर्चा हो रही है कि नीतीश के भरोसेमंद होने के चलते के पाठक आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। इसी के चलते चंद्रशेखर नाराज है और अधिकारियों को कार्यशैली सुधारने की नसीहत देकर के पाठक की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर एक कदम बढ़ा रहे हैं तो के फौरन दूसरा कदम आगे कर दे रहे हैं। के पाठक के निशाने पर सबसे पहले शिक्षा मंत्री के पीए कृष्णानंद यादव आए। कृष्णानंद यादव ने ही अपर मुख्य सचिव के पाठक को पीत पत्र भेजा था। अब के पाठक ने कृष्णानंद यादव के विभाग में प्रवेश पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री के पीए कृष्णानंद यादव अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन निदेशक विभाग की ओर से उन्हें जो चिट्ठी दी गई है उसमें तंज कसते हुए ये पूछा गया है कि इस बात का वो सबूत दें कि क्या वो किसी उच्च शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल रह चुके हैं। साफ है के पाठक ने कृष्णानंद यादव पर तंज कसते हुए निशाना शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर भी साधा और इस जंग को लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश की खामोशी पर सवाल उठा रही है। जब मंत्री और अपर मुख्य सचिव की लड़ाई ऐसी सतही स्तर पर उभर कर सामने आ गई, तब तो विभाग का भगवान ही मालिक है। अपर मुख्य सचिव और मंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाएगा। सुशासन बाबू, इस पर कोई ध्यान नहीं। ध्यान भी कैसे हो, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना मन के अंदर संजो कर बैठे हैं। 6 जुलाई सीएम हाउस पटना। विवाद इतना बढ़ा कि सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को आवास पर बुलाया। साथ में विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी बुलाए गए। हालांकि दोनों से अलग अलग बात हुई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जब बैठक से बाहर निकले तो विवाद पर बोलने से बचते रहे। जिस विषय में आप लोग कहना चाह रहे हैं उसको देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जो उचित कदम होगा। इस विवाद को नीतीश कुमार भले ही पाटने की कोशिश करें, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के बीच नई तकरार शुरू हो गई। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने के पाठक को विभाग से बाहर करने की मांग की है। के पाठक जी को होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार को बदनाम करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा कि ऐसे अफसरों को कान पकड़कर बाहर निकालना चाहिए। अपर मुख्य सचिव के पाठक राज्य के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। उनकी कार्यशैली हमेशा जो भी विभाग उनको मिला है एक महत्वपूर्ण उन्होंने हस्ताक्षर किया है। अब उन्होंने किस सवाल पर आपत्ति व्यक्त किया है, उसके क्या साक्ष्य है, वो जाने। यानी लड़ाई मंत्री और अधिकारी की है, लेकिन आमने सामने जेडीयू और आरजेडी, और इस पूरे विवाद का मजा ले रही है बीजेपी। भाई बददिमाग मंत्री, सन की अधिकारी तो ठनेगी नहीं तो क्या दोस्ती छनेगी। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारे महान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है, जिनके लिए शिक्षा कोई महत्व की चीज है ही नहीं। भट्ठा बैठा दिया उन्होंने बिहार का। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। चंद्रशेखर अगर खुद को तेजस्वी का करीबी मानते हैं तो के पाठक को सीएम नीतीश के करीबी अधिकारी होने का गुरूर है। ये वजह है कि ये मामला तेजस्वी के मंत्री बनाम नीतीश के अधिकारी जैसा होता जा रहा है। आज बेशक शरद पवार और अजीत पवार के बीच की लड़ाई में कटप्पा ढूंढा जा रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति पर अगर आप गौर करें तो ऐसे कई सियासी खानदान हैं जहां पर चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिली और जो अलग ही लेवल तक पहुंची। चाहे वो उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे की लड़ाई हो या फिर हरियाणा में चाचा भतीजे की जंग। किस तरीके से ये लड़ाइयां बहुत ही दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ती हुई कई मौकों पर नजर आई, आपको दिखाते हैं। सम्मान करता हूं अगर गलत चीज। 21 फरवरी 2023 हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था। विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने हिसार में एयरपोर्ट से जुड़े जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। अभय चौटाला सरकार पर भूमाफिया खड़ा करने का आरोप लगा रहे थे और सुनिए उनके निशाने पर कौन था। वो लोगों की जमीनें नहीं है, जमीनों को जमीनों को रास्ते बंद करके सस्ते में दिया गया। जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहाँ जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई फिर इसको। अभय चौटाला के निशाने पर थे दुष्यंत चौटाला, उनके बड़े भाई अजय चौटाला के बेटे और हरियाणा के डिप्टी सीएम। राजनीति में टकराव के लिए हरियाणा के चाचा भतीजे की ये जोड़ी भी मशहूर रही है। चौधरी देवीलाल की विरासत पर दावा करने वाले ये चाचा भतीजा आज सियासत में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं।
इस सियासी जंग की कहानी 2013 से शुरू होती है। तब जेबीटी घोटाले में दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला को सजा हो गई। पिता के जेल जाने के बाद दुष्यंत चौटाला राजनीति में एक्टिव हुए और 2014 में महज 25 साल की उम्र में हिसार से सांसद चुने गए। दुष्यंत और उनके भाई दिग्विजय चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल की यूथ विंग पर फोकस किया। हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत चौटाला का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। यहीं से परिवार में खटपट शुरू हुई। अक्टूबर 2018 में दुष्यंत चौटाला को INLD से निकाल दिया गया। दिसंबर 2018 में दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई। नई पार्टी बनाने के बाद दुष्यंत 2019 लोकसभा चुनाव में उतरे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। हालांकि चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में जेजेपी किंगमेकर बनकर सामने आई और उसने 10 सीटें जीत ली, जबकि INLD को एक ही सीट मिली। अब हरियाणा में चौधरी देवीलाल की विरासत पर दावा करने वाली 2 पार्टियां हैं और विरासत के नाम पर चाचा भतीजा की जोड़ी आमने सामने है। ऐसा कहना यात्रा शुरू करेंगे, हिम्मत है तो तारीख तय करके चलना शुरू करें। मैं तो हमेशा उनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानता हूँ और आपको आज बोल देता हूँ कि 670 किलोमीटर की यात्रा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने करी थी और अगर वो सीरियस पॉलिटिशियन अपने आप को मानते हैं, आधी यात्रा करके दिखा दे। कुछ साथियों को हमारी यात्रा को लेकर के बड़ी तकलीफ थी, कुछ चैत्य है उनके यहाँ पे, बता जरूर देना और थारी जड़ें खत्म करेगा। सियासत में चाचा भतीजा के टकराव का गवाह पंजाब बना है। पंजाब की सियासत भी गवाह है कि किस तरह सत्ता के लिए भतीजे ने चाचा के खिलाफ बगावत की थी। ये कहानी पंजाब की राजनीति के ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले प्रकाश सिंह बादल और उनके भतीजे मनप्रीत सिंह बादल की है। मनप्रीत बादल पहली बार 1995 में अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1997, 2002 और 2007 में मनप्रीत बादल अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़े। 2007 की बादल सरकार में मनप्रीत वित्त मंत्री रहे। तब मनप्रीत बादल की हैसियत सरकार में नंबर 2 की थी। यहीं से बादल परिवार में तकरार शुरू हुई। मनप्रीत बादल ने खुद को प्रकाश सिंह बादल के सियासी वारिस के तौर पर पेश करना शुरू किया, जबकि प्रकाश सिंह बादल अपनी सियासी विरासत बेटे सुखबीर बादल को सौंपना चाहते हैं। सियासत में आगे बढ़ने की इसी होड़ ने बादल परिवार में बंटवारा करा दिया। 2012 में मनप्रीत बादल ने पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब नाम से नई पार्टी बना ली। 2014 में मनप्रीत बादल बठिंडा से अपनी भाभी हरसिमरत कौर के खिलाफ चुनाव लड़े। 2016 में मनप्रीत की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। हालांकि पिछले दिनों मनप्रीत बादल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। चाचा भतीजे के सियासी रंजिश का एक दिलचस्प चैप्टर यूपी में भी देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत की थी। शिवपाल और अखिलेश के बीच ये सियासी अदावत 2012 में उस दिन शुरू हो गई थी जब मुलायम ने शिवपाल की अनदेखी कर अखिलेश को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि तब शिवपाल को सरकार में भारी भरकम मंत्रालय देकर मना लिया गया था, लेकिन 2016 आते आते ये तनातनी साफ साफ दिखने लगी। 1 जनवरी 2017 अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। अखिलेश यादव ने अध्यक्ष बनते ही चाचा शिवपाल यादव को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके बाद शिवपाल ने अखिलेश के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। शिवपाल ने अक्टूबर 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया नाम से अपनी पार्टी बनाई और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतारे। उत्तर प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव अखिलेश के नेतृत्व वाले गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद फिर सियासी तकरार शुरू हुई। अक्टूबर 2022 में मुलायम के निधन के बाद परिवार में एकजुटता दिखी। शिवपाल ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बहू डिंपल यादव के समर्थन में कैंपेन किया। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त जीत हुई। इसके बाद शिवपाल की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। अब शिवपाल सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभी जो सूरत हाल है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बिग पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी होगा, हर डेवलपमेंट पे हमारी लगातार नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।